हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक अधूरी ख्वाहिश भाग 35 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। शेखावत मेंशन का टेरेस आज एक जन्नत जैसा लग रहा था। हवा में तैरती गुलाब की पंखुड़ियाँ और धीमी रोशनी एक जादुई माहौल बना रही थी। कबीर अपनी खुली हुई व्हाइट शर्ट में, जिसके ऊपर के 3 बटन खुले थे, बेहद मादक लग रहा था। ठंडी हवा उसके बिखरे हुए बालों को सहला रही थी और चांदनी सीधे उसके मजबूत चौड़े सीने पर पड़कर उसे और भी हॉट बना रही थी। उसकी नशीली और मदहोश भरी नज़रें सामने खड़ी पंखुड़ी, जो गहरी लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी, उस पर टिकी हुई थी। पंखुड़ी की भी नज़रें शर्म से झुकी हुई थी। कबीर ने धीरे से उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींचा। उसके करीबी से पंखुड़ी की सांसें तेज हो गई थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिस पर कबीर की नज़रें चली गई। अगले ही पल उसने उसके होठों पर अपना होठ रख दिया। यह चुंबन इतना गहरा था कि समय थम सा गया था। उनकी सांसों की लय एक हो गई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस किए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे में ऐसे चिपके थे कि हवा को भी उनके बीच से गुजरने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती। कबीर के हाथ उसके कपड़े के अंदर पूरे बॉडी पर मूव कर रही थी, वही पंखुड़ी के हाथ उसके बालों में फिर रही थी। बहुत देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद कबीर उसके होठों को छोड़ता है और फिर उसके क्लीवेज को चूमने लगता है, कभी उसके गर्दन को तो कभी उसके सीने को। पंखुड़ी की सांसें धीरे धीरे भारी हो रही थी। वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। कबीर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह उसे अपनी बाहों में उठाया और वहीं फर्श पर लगे मुलायम बेड पर लिटा देता है और फिर अपनी गहरी और मदहोश नज़रों से उसे देखने लगता है। वह उसके पूरे बॉडी को स्कैन करता है। वैसे ही मदहोशी पंखुड़ी की भी आंखों में छाई थी, लेकिन कबीर जिस तरह से उसे देख रहा था, वो शर्म से अपनी पलकें झुका लेती है। कबीर धीरे धीरे अपने कपड़े निकाल उसके ऊपर आता है और फिर उसके होठों पर अपना होठ रख देता है। जल्द ही उस रात की हवा में सिर्फ उनकी गर्म सांसें और मंद ध्वनियों की एक धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। आज चांद की साक्षी में कबीर और पंखुड़ी पूरी तरह से एक हो गए थे। जहाँ 2 जिस्म एक हो रहे थे, वहीं किसी का दिल बुरी तरह से रो रहा था। कियारा अपने कमरे में अपमान और गुस्से से धधक रही थी। उसने अपने कमरे का सामान इधर उधर फेंक दिया था, हर चीज़ को बिखेर दिया था। गुस्से से बुदबुदाते हुए उसने खुद से कहा, क्यों, आखिर क्यों? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वेद? मैंने आपके लिए निर्जला व्रत रखा था, हमेशा से रखती आई हूँ, और आपने हमेशा से मेरा व्रत खुलवाया, भले ही अपनी मॉम के कहने पर ही सही। फिर आज कैसे मुझे इग्नोर कर सकते हैं, और वो भी उस मन्नत के लिए जिससे आप एक समय में सबसे ज़्यादा नफरत करते थे? फिर ऐसा क्या हो गया वेद, जो आप इतने बदल गए और आज मन्नत ही आपके लिए सब कुछ हो गई है और मुझसे नफरत करने लगे हैं? नहीं, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैंने आपसे प्यार किया है वेद, आप सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। उसकी आवाज़ में दर्द और जुनून दोनों था। आखिर मन्नत ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है आप पर, जो आप इतने बदल गए? मैं उससे ज़्यादा सुंदर हूँ, डिज़र्विंग हूँ, लेकिन आप हमेशा उसके पीछे क्यों रहते हैं? वह गुस्से से उबल रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अच्छा होता जहाँ वह थी वहाँ से वो कभी वापस नहीं आती। क्यों आई तुम वापस मन्नत? तभी उसके कमरे में दिव्या जी और राजवीर जी आते हैं। उन्हें देखकर कियारा फुट फुट कर रोने लगी। इस वक्त उसे सच में किसी अपने के सहारे की ज़रूरत थी। वह टूटती आवाज़ में बोली, डैड, वेद ऐसे कैसे कर सकते हैं? पहले तो मुझसे बिना पूछे, मेरी मर्जी जाने बिना हमारी इंगेजमेंट तोड़ दी, और आज मैंने व्रत रखा था, लेकिन उन्हें जरा भी मेरी परवाह नहीं है। उन्हें मेरा प्यार नहीं दिखता है क्या? तभी दिव्या जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोली, चुप हो जाओ बच्चा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप जानती है वेदांश को, जो करना होता है वही करते हैं, कहाँ किसी का सुनते हैं। नूतन भी बहुत परेशान है। वेदांश तो आज उनकी भी कोई बात नहीं सुन रहे थे। तभी कियारा गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, सब मनु की वजह से हुआ है मॉम, वो मुझसे बदला ले रही है। हाँ, माना कि मैंने उसके साथ थोड़ा गलत किया था, लेकिन जानकर तो कुछ नहीं किया था। मैं अमृता की बातों में आ गई थी मॉम, लेकिन वह तो सब कुछ जान कर रही है।
कैसे वो मुझसे मेरा वेद छीन सकती है? बताइए, आप लोगों को दिखता नहीं है? वो तो हमेशा से ऐसे ही करती आई है, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेना चाहती है। दिव्या जी और राजवीर जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इस वक्त कियारा पूरी तरह से टूटी हुई थी और आवेश में थी, इसलिए वे तुरंत उसे कुछ बोलकर और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। वह बस चुपचाप उसे सहारा दे रहे थे। वहीं वेदांश कार ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें मन्नत पर ही थी। तभी मन्नत ने कहा, साइड कीजिए कार। वेदांश ने कार साइड करते हुए पूछा, क्या हुआ जान, कोई प्रॉब्लम है? मन्नत ने उसकी बातों को इग्नोर किया और कार से बाहर निकल पैदल चलने लगी। पहले तो वेदांश को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो जल्दी से कार से उतर उसके पीछे गया। जान, आप पैदल क्यों चल रही हैं? क्या हुआ है? आप मुझसे नाराज हैं? मन्नत बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। वेदांश ने उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी ओर पलटा। वह हैरान रह गया। मन्नत की आंखें नम थी और गुस्से से उसे घूर रही थी। वेदांश ने अपने हाथों में उसका चेहरा भरते हुए पूछा, आप रो क्यों रही हैं? क्या मैंने कोई गलती की है? आप 2 दिनों से मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे मिस्टर राठौर? मन्नत ने सीधा सवाल किया। सुनते ही वेदांश सकपका गया। मैं आपके लिए फार्म हाउस पर रुकी थी ताकि आपका ख्याल रख सकूं, लेकिन आपको मेरी कोई परवाह नहीं थी। आप रात को आते और मेरे उठने से पहले ही चले जाते, और आज तो आपने हद ही कर दी। किसने कहा था आपको मेरे लिए व्रत रखने को? साबित क्या करना चाहते हैं? कहकर मन्नत अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। वेदांश झुककर उसका चेहरा देखने लगा और मन में बोला, यह तो मुझसे बहुत नाराज हो गई हैं। अब मैं इन्हें कैसे मनाऊं? तभी कुछ सोचकर अचानक उसने कहा, मैं किंग को ढूंढने गया था जान। यह सुनते ही मन्नत की भौहें ऊपर उठी और वो सवालिया नज़र से वेदांश को देखने लगी। मन्नत ने वेदांश की ओर देखा और तीखे स्वर में बोली, कुछ भी मिस्टर राठौर, और कोई बहाना नहीं मिला आपको? किंग कोई राह चलता आदमी नहीं है जिसे ढूंढने निकल गए आप। वह माफिया वर्ल्ड का किंग है। उस तक पहुंचने के लिए प्लान बनाने होंगे, पूरी तैयारी करनी होगी, और आप कह रहे हैं कि आप उसे ढूंढने गए थे? और आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊंगी? वेदांश अपने मन ही मन में बोला, बाप रे, मेरी जान तो बहुत तेज निकली। मुझे तो लगा कि मैं इन्हें बेवकूफ़ बना दूंगा। अच्छा है, किंग की क्वीन का दिमाग इतना ही तेज चलना चाहिए। अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि इनका किंग तो इनके सामने खड़ा है, लेकिन अभी नहीं बता सकता हूं। वेदांश ने एक गहरी सांस ली और बोला, आई नो जान, लेकिन कोई ना कोई तरीका तो मुझे निकालना ही होगा ना। आप तो जानती है कि मैं एक सिंपल सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपसे वादा किया था, इसलिए किंग का कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए चला गया था। उसी में वक्त लग गया। मन्नत तो पहले उसे घूर कर देखती रही, जैसे वेदांश की बातों पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन वेदांश जिस तरह से अपनी बातें रख रहा था, ना चाहते हुए भी उसे भरोसा करना पड़ा। अच्छा, तो बताइए। मन्नत ने उत्सुकता में एक साथ कई सवाल पूछ डाले। कुछ मिला इन्फॉर्मेशन कि वो कहाँ रहते हैं, कब जाते हैं, कब खाते हैं, क्या करते हैं? वेदांश ने रिलैक्स होते हुए कहा, रिलैक्स जान, धीरे धीरे सब मालूम चल जाएगा। मैंने आपसे वादा किया है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किंग से मिलवा सकूं। लेकिन फ़िलहाल देखिए, आधी रात होने चली है। आप कार में बैठिए और हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। मन्नत चुपचाप जाकर कार में बैठती है। वेदांश ने राहत की सांस ली और वह फटाफट ड्राइविंग सीट पर आया और बैठते हुए कार को फार्म हाउस की ओर मोड़ा और मन्नत से फिर पूछा, मान लीजिए यदि कभी किंग आपके आंखों के सामने होगा तो आप क्या करेंगी? जैसे ही वेदांश ने सवाल किया, मन्नत एक पल को ठिठक गई। वह खो गई उस दिन में जब उसने भी आलिया से कुछ ऐसा ही सवाल पूछा था। मन्नत ने पूछा था, क्या तुमने कभी अपने किंग को देखा है आलिया? अगर वो बूढ़ा निकला, लंगड़ा, काला या बदसूरत हुआ तो फिर भी तुम उससे प्यार करोगी? और बिना देखे ही उसके लिए इन हैवानों के बीच चली आई हो। तुम्हें डर नहीं लगता? आलिया हल्का सा मुस्कुराई थी। उस मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने उसे डर से परे जीना सिखा दिया हो। वह बोली, डर लगता है जान, बहुत डर, लेकिन इन हैवानों से नहीं। डर तो इस बात का लगता है कि कहीं मैं अपने किंग को ढूंढ ना पाऊँ, कहीं उनसे मिल ना पाऊँ। और मेरा किंग लंगड़ा, लूल्हा, बूढ़ा, बदसूरत और काला नहीं है, बल्कि वो दिखने में बहुत 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 ही यंग, स्मार्ट और हैंडसम है। मन्नत हैरान होकर पूछी,
लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने उसे कभी देखा ही नहीं, फिर कैसे कह सकती हो कि वह यंग और हैंडसम है? आलिया के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वह बोली, मीरा ने क्या कभी कृष्ण को देखा था? उसने पूछा। मनत चुप रहकर उसकी ओर देखी। आलिया आगे बोली, मीरा ने उन्हें अपने दिल में देखा था, अपने ख्यालों में गढ़ा था, हर रंग में, हर स्वर में। वैसे ही मैंने भी अपने किंग को अपने दिल में देखा है। जब भी मेरे बाबा उनका जिक्र करते थे, मैं उनकी बातों से किंग को अपने कैनवास पर उतारती और हर बार उनकी जो तस्वीर बनती वह मेरे दिल को प्रेम से भर देती। मैं तो ये सोचती हूँ जान, जब मैं पहली बार अपने इन खूबसूरत आँखों से अपने किंग को देखूंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आंखें मुझसे बगावत कर बैठे। कैसे खुद को संभालूंगी? हाय। आलिया गहरी सांस लेकर बोली, बस एक ही इच्छा है, मरने से पहले इन आँखों को उनका दीदार हो जाए। मनत कुछ देर तक चुप रही, फिर आलिया की आंखों में देखते हुए बोली, सच में तुम्हारा प्यार अद्भुत है आलिया। जानती हो, मुझे हमेशा लगता था कि कोई भी मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता जितना मैं अपने वी से करती हूँ, लेकिन आज तुम्हारा प्यार देखकर मेरा प्यार तो बहुत फीका लगने लगा है। आलिया हल्के से मुस्कुराई, उसकी आवाज़ में मिठास थी। तुमने तो मुझसे मेरे किंग के बारे में पूछ लिया, अब जरा अपने किंग के बारे में कुछ बताओ। यह सुनते ही मनत के चेहरे पर एक हल्की सी चमक आ गई। कुछ पल के लिए वो भूल गई थी कि वह कहाँ है, किन हालातों में है। उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत लौट आई जिसे दर्द और डर ने बहुत दिनों से ढक रखा था। वह बोली, वेदांश राठौर नाम है उनका, वो भी दिखने में बहुत ही हैंडसम है, लेकिन मैं उनसे प्यार उनके चेहरे को देखकर नहीं करने लगी थी, बल्कि तब से करती आई हूँ जब मैं बहुत छोटी थी, जब पहली बार उन्हें देखा था। हमारे परिवारों में गहरी दोस्ती थी, हम साथ खेलते, झगड़ते, हंसते और शायद अनजाने में ही मैं उनसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। मनत की आंखों में हल्की सी चमक थी, पर अगले ही पल वह नमी में बदल गई। उसकी आवाज़ भर आ गई, लेकिन वह मुझसे प्यार नहीं करते आलिया, बल्कि मुझसे नफरत करते हैं, बेइंतहा नफरत। वह मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मुस्कान दर्द में डूब जाती है। कभी कभी लगता है मैंने प्यार में खुद को इतना बदल दिया कि अब खुद को पहचान भी नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी दिल कहता है कि वो एक दिन ज़रूर समझेंगे कि मेरा प्यार झूठा नहीं था, दिखावा नहीं था। मनत और आलिया आमने सामने बैठी थी। दीवार पर लगी मोमबत्ती की लौ उनके चेहरे को हल्का हल्का रोशन कर रही थी। आलिया ने एकदम हैरान होकर पूछा, नफरत? उसकी आवाज़ में यकीन से ज़्यादा दर्द था। लेकिन क्यों मेरी जान, तुमसे कोई कैसे नफरत कर सकता है? तुम तो ऐसी लगती हो जैसे सिर्फ प्यार के लिए बनी हो, किसी की नफरत बनने के लिए नहीं। मनत ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान पल भर में बुझ गई। वह धीरे से बोली, मुझे भी नहीं मालूम आलिया, शायद मेरे आसपास के लोग ऐसे थे जिन पर भी अंधा भरोसा करते हैं, और उन्हीं लोगों ने उस भरोसे का जहर बनाकर उनके दिल में मेरे खिलाफ नफरत के बीज बो दिए। वह कुछ पल चुप रही, फिर अपने शब्दों को जैसे दर्द में डुबोकर बोली, मैं बचपन से ही जिद्दी थी, बदतमीज़ भी, जो मन में आता वह कह देती थी। सामने कौन है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। कभी सोचा ही नहीं कि किसी को मेरी बातें बुरी भी लग सकती है, क्योंकि मुझसे झूठा दिखावा नहीं होता था और ना ही किसी की चापलूसी करने आती थी। मैं अपनी मर्जी की मालिक थी, मुझे जो मन आता मैं वही करती थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। शायद यही रवैया उन्हें पसंद नहीं था और वह धीरे धीरे मुझसे दूर चले गए। इतनी दूर कि आज अगर मैं उनके सामने खड़ी भी रहूं, रो भी पड़ूं, गिर भी जाऊं, तभी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जानती हो आलिया, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। जब मैं छोटी थी तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार और परवाह वही करते थे। उसकी आवाज़ भर आ गई और आंखों से दो आंसू चुपचाप गिर पड़े। वह उन्हें पोंछते हुए मुस्कुराई, एक दर्द भरी थकी हुई मुस्कान। हम दोनों की किस्मत भी ना कितनी अजीब है आलिया, हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। ना तुम जानती हो कि तुम्हारा किंग तुमसे प्यार करता है या नहीं, और मैं तो यकीन से कह सकती हूँ कि मेरा वी मुझसे प्यार नहीं करते। हम दोनों बस एक तरफा प्यार में डूबे हुए दो रूह हैं। आलिया ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया।
उसकी आंखें भी अब नम थी। दोनों की चुप्पी ने कमरे की हवा को दर्द से भर दिया था। दोनों लड़कियां जमीन पर बैठी थी, एक दूसरे के कंधे से टिके हुए। तभी आलिया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, यकीन रखो मन्नू, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें हमारा प्यार जरूर मिलेगा। किसी के बनाए हुए झूठ, किसी की फैलाई नफरत ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती है। देखना, एक दिन तुम्हारा वेदांश तुम्हारे प्यार को जरूर समझेगा। मन्नत की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन अगले ही पल आलिया ने गंभीर होकर कहा, मन्नू, किंग से मिलने की एक और वजह है। अचानक गाड़ी में ब्रेक लगा तो मन्नत अपनी सोच की दुनिया से बाहर आई। नजरें उठाकर देखी तो वे फार्म हाउस आ चुके थे। मन्नत कार से उतरकर जैसे ही अंदर गई, उसके कदम ठिठक गए। पूरा फार्म हाउस के अंदर मन्नत के फेवरेट फूलों और चित्रों से सजाया गया था। हवा में जैस्मीन के फूलों की भीनी भीनी महक फैली हुई थी। उसने हैरानी से अपनी नज़रें चारों ओर घुमाई और फिर अपनी नज़रें दरवाजे पर खड़े वेदांश पर टिका दी, जो अपने हाथ पॉकेट में डाले उसे ही प्यार से देख रहा था। मन्नत के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। वह सोचने लगी, ओह गॉड, मिस्टर राठौर ने किस चीज़ की इतनी तैयारी की है? कहीं वो मेरे साथ सच में? छी, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? वो अपनी इस बेवकूफ़ी भरी सोच पर खुद ही शर्मा गई थी, लेकिन वेदांश की नज़रें उस पर गहरी थी और वह मन ही मन उसकी सोच पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि मन्नत के मन में क्या चल रहा था वो समझ गया था। वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास आया। मन्नत के चेहरे पर घबराहट झलकने लगी थी। वह अपने दोनों हथेलियों को आपस में मसलने लगी और उसकी पलकें फरफराने लगी थी। वेदांश ने उसकी कमर में अपना हाथ डाला और उसे कसकर अपने सीने से चिपका लिया। मन्नत को ऐसा लगा कि उसकी सांसें रुक गई है। फिर वेदांश ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और चुटकी बजाई। तभी वहाँ पूरा अंधेरा छा गया। इससे पहले कि मन्नत अंधेरे की वजह से पैनिक करती, चारों ओर आसमान जैसा नज़ारा बन गया। छत पर लगी विशेष लाइटों की वजह से ऐसा लगा जैसे वो सच में खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और तारे टिमटिमा रहे हैं। यह देख मन्नत की आंखें फैलकर बड़ी हो गई। उसे बहुत हैरानी हो रही थी और अंदर से खुशी भी। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी जादू की नगरी में आ गई हो। वेदांश की पकड़ उसकी कमर से ढीली हुई और मन्नत थोड़ी दूर हटकर अपने चारों ओर देखने लगी। सच में नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। फिर उन तारों ने एक आकृति बनाई। मन्नत ने गौर से देखा तो उन तारों के दिल के आकार वाले शेप में लिखा था, आई लव यू जान, और फिर उसके नीचे लिखा था, हैप्पीएस्ट बर्थडे माई जान। यह दो सेंटेंस उसके जीवन में ऐसे थे जिन्हें वो भूल चुकी थी। वह इन दो वाक्यों के लिए तरसती थी। यह देख जो खुशी उसके चेहरे पर थी वो पल भर में गायब हो गई और उसकी आंखें भर आई थी। उसने वेदांश की ओर नजरें टिकाई। उसके होठ कांप रहे थे। उसकी आंखों में आंसू के साथ और भी बहुत सारे भाव थे जिन्हें शब्दों से व्यक्त करना मुश्किल था। अविश्वास, दर्द और बेहिसाब प्यार का। यह देख वेदांश गंभीर हो गया था। वह जानता था कि मन्नत के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर होगा। इतने सालों की नफरत, गुस्सा, घृणा, अपमान सब उसके आंसू से बहने वाले थे। वह वहीं घुटने के बल बैठकर अपने चेहरे को ढककर फुट फुट कर रोने लगी। उसका रोना किसी को भी रुला सकता था। वेदांश का भी दिल तड़प उठा, लेकिन वह खामोश बस उसे देख रहा था। उसने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। वह चाहता था कि उसका बरसों का दर्द, चुभन, दुख, तकलीफ सब इन आंसुओं में बह जाए। कुछ देर तक मन्नत वैसी ही बैठी सिसकती रही। जब उसका रोना सिसकियों में बदल गया तो वेदांश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और वहीं फर्श पर बैठ गया। धीरे धीरे मन्नत उसकी बाहों में शांत हो गई और फिर कुछ देर बाद वह सो चुकी थी। वेदांश ने उसे अपनी गोद में उठाया और कमरे के बिस्तर पर लेटा दिया। उसने प्यार से उसके माथे पर एक किस किया और सोफे पर जाकर बैठ गया और मन्नत को अपनी गहरी आंखों से देखने लगा। उसकी भी आंखों से चुपके से आंसू के 2 बूंद गिर पड़े। वो धीरे से बोला, आपके अंदर के डर को ख़त्म करना ही होगा। आपको मैं ऐसे घुटते हुए नहीं देख सकता हूँ। बोलते समय उसका चेहरा काफ़ी डार्क था। सुबह की हल्की किरण के साथ मन्नत की आंखें खुली। कमरा अभी भी पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ था। यह देखते ही उसे रात का सारा सीन याद आ गया। तारे, आई लव यू और उसका फुट फुट कर रोना। उसकी आंखें एक बार फिर भर आई थी।
उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी नज़रों से वेदांश को ढूंढने लगी, लेकिन वो वहाँ नहीं था। फिर उसकी नज़र पास के टेबल पर रखे एक नोट पर गई। उसने वह नोट उठाया और पढ़ा, जिस पर वेदांश ने लिखा था, हैप्पी बर्थडे मेरी जान, मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, शाम तक लौट आऊँगा। प्लीज़ जब मैं लौटूँ तो मुझे मेरी मन्नू मिले, वह मन्नू जिसे मैंने खो दिया था। आई होप कि आप खुद को संभाल लेंगी और यदि मेरी बातों से आपको हर्ट हुआ होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई लव यू जान, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाह रहा था। मन्नत ने उस नोट को अपने सीने से लगा लिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। तभी उसे याद आया कि आज उसके दादाजी का भी जन्मदिन है। वह बोली, ओह गॉड, मैं कैसे भूल गई, मुझे दादाजी को विश करना है। वो जल्दी से रेडी हुई और शेखावत मेंशन के लिए निकलने की तैयारी करने लगी। उसके मन में अब पिछली रात के दर्द की जगह खुशी और अपनेपन का एहसास था। इधर बेंगलोर में संध्या चटर्जी के घर का माहौल इस वक्त काफ़ी गर्म था। वेदांश अपने चेहरे पर मास्क लगाए और आंखों पर गॉगल्स लगाए सोफे पर बैठा था और उसके ठीक सामने संध्या जी बैठी थी। उनकी आंखों में ढेर सारा सवाल और डर था। वेदांश के पीछे शिव और मयंक खड़े थे। संध्या जी ने गुस्से और डर के मिश्रित भाव में पूछा, कौन हो तुम और ऐसे कैसे जबरदस्ती मेरे घर में घुस सकते हो? देखो मैं पुलिस को बुला दूंगी, निकलो यहाँ से। वेदांश के ठीक पीछे खड़ा शिव ने अपना फ़ोन निकाला और बेंगलोर पुलिस के हेडक्वार्टर में फ़ोन मिलाकर उन्हें दे दिया। बड़े नरम लहजे में बोला, लीजिए मैम, बात कर लीजिए। यह देखकर संध्या हैरान और शॉक्ड हो गई। वह यह तो समझ गई थी कि सामने बैठा इंसान कोई मामूली नहीं है, लेकिन उसके मन में डर था कि कहीं यह माफिया वर्ल्ड के लोग तो नहीं है। तभी वेदांश ने एक वीडियो प्ले कर उनके सामने रखा। जैसे ही संध्या जी की नज़र उस पर पड़ी, वह चीख पड़ी, आयुष मेरा बच्चा। वीडियो में आयुष वेदांश के कब्जे में था और वेदांश के आदमियों ने उसे मारा भी था। अपने बेटे के शरीर पर जख्म देखकर उनका दिल तड़प उठा था। उनका सारा डर अब गुस्से और तड़प में बदल गया था। वह कांपती आवाज़ में बोली, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरे बेटे को छोड़ दो। आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारा हमसे? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। बोलो। संध्या जी के आंसू अब गुस्से से ज्वाला बन चुके थे। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। वेदांश ठंडे नपे तुले स्वर में पूछा, सीधा जवाब चाहिए मिसेस चटर्जी। अगर आप मेरे सवालों का सीधा और सही जवाब देंगी तो आपका बेटा सुरक्षित आपके पास लौट आएगा। वह थोड़ी देर रुका और फिर ठहरकर बोला, मुझे आलिया के बारे में जानना है। यह सुनते ही संध्या चटर्जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में जैसे पुरानी यादों का बवंडर उठ गया। वह बमुश्किल फुसफुसाई, आलिया? वो कहाँ है और तुम उसे कैसे जानते हो? आखिर तुम हो कौन? वेदांश का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। सवाल मैंने किया है मिसेस चटर्जी, लेकिन लगता है आपके सवालों का कोई अंत नहीं है। वो ठंडे व्यंग से बोला, अगर बेटा चाहिए तो जवाब दीजिए। संध्या जी ने एक लंबी सांस ली। चेहरा जैसे पत्थर बन गया था। आलिया हमारे इंस्टीट्यूट की एजेंट थी। कुछ साल पहले उसने हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। उन्होंने धीरे से कहना शुरू किया, हम इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट कभी भी माफिया वर्ल्ड से जुड़े किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करता था। पर ना जाने क्यों आलिया को माफिया वर्ल्ड से अजीब सा लगाव था। उसे उस अंधेरी दुनिया के किंग से मिलने का एक पागलपन सा जुनून था। वेदांश ने अपनी आंखें संध्या जी के चेहरे पर टिका दी, पर कुछ कहा नहीं। वो हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहती थी जो माफिया वर्ल्ड से जुड़े हों। संध्या जी ने आगे कहा, लेकिन उसने कभी मुझसे ये जाहिर नहीं होने दिया। उसे मालूम था कि अगर मुझे पता चला तो मैं उसे रोक दूंगी, उसे यहाँ से निकाल दूंगी। उनकी आवाज़ भारी हो गई, पर वो भूल गई थी कि मैं भी एक एजेंट रह चुकी हूँ। मैं उसके हर हाव भाव को पढ़ सकती थी। फिर भी मैं नहीं समझ पाई कि वह उस किंग से क्यों मिलना चाहती थी। उनकी आंखें नम हो गई और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई, बिना किसी निशान के। उन्हें कांपते हुए कहा, हमें लगा कि वह उसी किंग को ढूंढने गई है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। मेरा बेटा आयुष उसे ही ढूंढने मुंबई गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। वेदांश का चेहरा अभी भी उतना ही सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। वह मन में सोचा, यानी इन्हें नहीं मालूम कि आलिया इस दुनिया में नहीं रही। वेदांश ने ठंडी और गंभीर आवाज में पूछा, क्यों? क्या प्रॉब्लम है माफिया वर्ल्ड से?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देश के लिए काम करने वाली एजेंट को माफिया से डर लगता हो। संध्या जी की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई। नन ऑफ योर बिजनेस। तुमने आलिया के बारे में पूछा, मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया। अब मेरे बेटे को छोड़ दो और यहाँ से निकलो। वेदांश ने कुछ देर तक उन्हें घूरते हुए देखा, फिर अचानक पूछा, सेरा और मलिक, इन्हें आप जानती हैं? सुनते ही संध्या जी का चेहरा एक बार फिर से सफ़ेद पड़ गया। उनके हाथों की उंगलियां हल्का हल्का कांपने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी। वेदांश की नज़रें और भी गहरी हो गई। वो जानता था कि वो एजेंट होने के नाते संध्या जी उनके बारे में कुछ जानती होंगी, लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि संध्या चटर्जी कुछ नहीं, बहुत कुछ जानती है। संध्या जी बेचैनी में इधर उधर देखने लगी और बोली, देखो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारी इंस्टीट्यूट माफिया वर्ल्ड से जुड़े किसी काम में नहीं आता। मैं सच में नहीं जानती। वेदांश के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई और उसने कहा, मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि ये दोनों माफिया वर्ल्ड से जुड़े हैं, फिर आपको कैसे मालूम? उसने धीरे से कहा। यह सुनते ही संध्या और घबरा गई। अनजाने ही उनके मुंह से यह शब्द निकल गए थे। वेदांश थोड़ा आगे की ओर झुका और अपनी गहरी नज़रों से कहा, तो इसका मतलब है कि आप इन दोनों को जानती हैं, तो क्या कुछ बताने का कष्ट करेंगी? उसकी तीखी नज़रें संध्या जी के चेहरे पर टिकी थी, जैसे हर झलक में उसके राज पढ़ना चाहती हो। संध्या जी की बातों ने कमरे में एक सन्नाटा छा दिया था। वो खामोश हो गई, लेकिन उनकी भी नज़रें वेदांश पर टिक गई। वेदांश का चेहरा मास्क और आंखों पर गॉगल्स के कारण साफ नहीं दिख रहा था, फिर भी उसकी बातें उनके अंदर हलचल पैदा कर रही थी। धीरे से लेकिन सख्त आवाज में संध्या जी पूछी, मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे इन सारे सवालों का जवाब क्यों चाहिए? उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। तुम मेरे बेटे को अपने कब्जे में लेकर मुझे मजबूर करना चाहते हो। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम आलिया, सेरा और मलिक को कैसे जानते हो? माहौल अब और भी गंभीर और भारी हो गया था। अनजाने में ही सही, माँ और बेटा एक दूसरे से टकरा रहे थे। संध्या जी की आंखों में जहां आयुष के लिए थोड़ा डर था, वहीं अब वेदांश के सवाल ने उन्हें और सख्त कर दिया था। वेदांश ने सीधा सवाल किया, जवाब मुझे आप दीजिए। आप मलिक को कैसे जानती हैं और क्या आलिया सेरा की बेटी है? यह सुनते ही संध्या जी चौंक पड़ी। वो धीरे से बुदबुदाई, क्या आलिया सेरा की बेटी है? इसका मतलब तो क्या सेरा अधिराज के बारे में कुछ जानता है? आलिया कुछ जानती है? वह अब वेदांश को घूर कर देखती हैं। अपनी आवाज़ में भारीपन लाते हुए बोली, मैंने कहा ना, मुझे आलिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उन्होंने अपने पैर को आराम से दूसरे पैर पर रखते हुए ऐसे दिखाया जैसे वो अब कमरे की रानी हैं। उन्होंने वेदांश को घूरते हुए फिर एक बार कहा, तुम कौन हो? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कौन हूँ शायद तुम भी नहीं जानते। यदि जानते तो तुम मेरे सामने ऐसे सवाल नहीं करते। वेदांश को उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखी। यह देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो उसके मास्क के पीछे छिप गई थी। संध्या जी जिस तरह से एटीट्यूड में बैठी थी, उनके अंदर कुछ तो झलक रहा था। वेदांश ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर आप ही बता दीजिए कि आप कौन हैं, और मैं भी तो जानूं कि आपकी यह एटीट्यूड आखिर किस लिए? आपका कुछ तो रिलेशन है माफिया वर्ल्ड से जो आप मुझसे छुपा रही हैं। संध्या जी का चेहरा अब सख्त और गंभीर हो गया था। उनके चेहरे पर तिरछी मुस्कान खिल गई। वह बोली, मलिक अब तक जिंदा है। अच्छा है, उसकी मौत मेरे हाथों से होनी है। तुम मलिक के आदमी हो ना? बहुत वक्त लगा तुम्हारे बॉस को मुझे ढूंढने में। उन्हें अब तक यही लग रहा था कि उनके सामने बैठा वेदांश मलिक का आदमी है। वह बोली, जाओ, जाकर अपने बॉस मलिक से कह दो कि वो कभी अपने प्लान्स में कामयाब नहीं हो पाएगा। मैंने अपनी पहचान छुपाई है, अपनी ताकत नहीं। शिव और मयंक हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे थे। वहीं वेदांश के चेहरे पर अनजाने भाव झलक रहे थे। वह अब सीरियस हो चुका था। उसने फिर पूछा, आप है कौन? मलिक को कैसे जानती हैं? संध्या जी की आंखों में एक गहरी परछाई उतर गई और वह बोली, क्योंकि मैं संध्या चटर्जी नहीं, संध्या राठौर हूँ। अधिराज राठौर की पत्नी हूँ। वो अधिराज राठौर जिसके नाम से पूरा माफिया वर्ल्ड कांपता था।
जिनके कदमों में पूरी दुनिया झुकती थी। मैं हूँ उसी अधिराज राठौर की पत्नी संध्या राठौर। वेदांश पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। वहीं मयंक और शिव की हैरत से आंखें चौड़ी हो गई थी। पूरा माहौल सन्नाटे में पसर गया था। वेदांश की नजरें संध्या जी पर टिक गई। आंखों में हल्की हल्की नमी उतर आई थी, क्योंकि वह अब जान चुका था कि सामने बैठी औरत कोई और नहीं, उसकी माँ है। वह धीरे से फुसफुसाया, माँ, आप जिंदा हैं? लेकिन यह शब्द संध्या जी सुन नहीं पाई। उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया था और वह बोली, मैं चाहूँ तो अपने बेटे को 1 मिनट में तुम्हारे कब्जे से आज़ाद कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे डराओगे धमकाओगे तो मैं डर जाऊंगी? मलिक ना उस टाइम अपने प्लान में सफल हो पाया था और ना अब होगा। वो आगे बोली, मैं माँ थी, इसलिए अपने बेटे के लिए कंसर्न थी, डरती थी, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे अतीत को जाने। वो अतीत जिसने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया, मेरा पति, मेरा बच्चा। मलिक माफिया वर्ल्ड का किंग बने या कोई और, मेरा उन सबसे कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने वेदांश को अंतिम चेतावनी दी, जाओ और अपने मलिक से कह दो, इस बार यदि वो मुझसे उलझा तो मेरा वह रोष देखेगा जिसे वो जीवन भर कभी भूल नहीं पाएगा। आज से खावत मेंशन में पूरी तरह से खुशियों का माहौल था। सुबह से ही घर में हलचल और चहल पहल थी। किचन में ललिता जी टेस्टी टेस्टी पकवान बना रही थी, खासकर केशव जी के लिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन था। घर के सभी मेंबर्स उनके पैर छूकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे। तभी कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे दादाजी। साथ में पंखुड़ी भी बोली, हैप्पीस्ट बर्थडे दादाजी। केशव जी उन्हें प्यार से देखे और आशीर्वाद देते हुए बोले, हमें आप पर गर्व है कबीर, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। सच में पंखुड़ी जैसी लाइफ पार्टनर आपको कभी नहीं मिल सकती थी। कबीर के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह प्यार से पंखुड़ी की ओर देखकर बोला, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए दादाजी। यदि आपने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया होता तो पंखुड़ी मेरी लाइफ में नहीं होती। फिर केशव जी थोड़ा उदास होकर दरवाजे की ओर देखे और बोले, सभी आ गए हैं, लेकिन हमारी मन्नू अभी तक नहीं आई है। आज उनका भी जन्मदिन है। यह सुनते ही कबीर थोड़ा गंभीर हो गया और सोच में पड़ गया। हाँ, आज मनु का भी जन्मदिन है। ना जाने हम उन्हें विश करेंगे तो वह कैसे रिएक्ट करेंगी। उन्हें तो अपना जन्मदिन मनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी बाहर से ढोल नगाड़े की आवाज़ गूंजने लगी। यह सुनते ही केशव जी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सभी बाहर आए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या होगा कहानी में आगे? क्या वेदांश संध्या जी को अपना सच बताएगा? क्या संध्या जी लौटेगी अपनों के पास? क्या रंग लाएगी इन सबके बिखरे रिश्ते? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।